राजधानी दिल्ली आज एक ऐतिहासिक पल की गवाह बन रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रमंडल स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करने पहुंचे। इस सम्मेलन में दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों के संसद के अध्यक्ष और अधिकारी शिरकत कर रहे हैं। भारत के लिए गर्व की बात है कि इस बार लोकतंत्र की जननी के रूप में इस बड़े मंच की मेजबानी कर रहा है। सम्मेलन का मुख्य फोकस इस बात पर है कि कैसे तेजी से बदलती दुनिया में संसदीय संस्थाओं को और भी मजबूत और पारदर्शी बनाया जाए। इस महासम्मेलन में मुख्य रूप से उन चुनौतियों पर चर्चा होगी जो कि आज के दौर में लोकतंत्र के सामने खड़ी हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में कह चुके हैं कि कैसे भारत ने अपनी विविधता के बावजूद एक मजबूत संसदीय व्यवस्था को बनाए रखा। जब भारत की आजादी तय हो चुकी थी, उस समय इसी सेंट्रल हॉल में भारत के संविधान की रचना के लिए संविधान सभा की बैठकें हुई थी। भारत की आजादी के बाद 75 वर्षों तक ये इमारत भारत की संसद रही और इसी हॉल में भारत के भविष्य से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय, अनेक चर्चाएं हुई। अब लोकतंत्र को समर्पित इस स्थान को भारत ने संविधान सदन का नाम दिया है। 42 कॉमनवेल्थ देश और 4 अड़सठ स्वायत्त संसदों के कुल 61 स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स शामिल हुए इसमें, जिसमें सम्मेलन में पिछले संस्करण से काफी कोई बड़ा संस्करण था। इस बार ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन जैसे प्रमुख देशों के प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं और जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। CSPOC सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की उपलब्धियों का बखान किया और कहा कि आज भारत न केवल लोकतंत्र की जननी है, बल्कि अपनी विविधता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया। पीएम ने गर्व जताया कि भारतीय संविधान के 75 वर्षों के सफर में भारत ने उन सभी आशंकाओं को गलत साबित किया जो ये कहते थे कि यहाँ लोकतंत्र नहीं टिक पाएगा। आज भारत दुनिया का नंबर 2 स्टील प्रोड्यूसर है और दूसरा सबसे बड़ा चावल और दूध उत्पादक है और तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन चुका है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना और दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम खड़ा करना हमारी जनता के सर्वोपरि नीति का नतीजा है। और साथ ही उन्होंने ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाने और भारतीय इनोवेशन का लाभ पूरी दुनिया तक पहुंचाने का संकल्प भी दोहराया। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। आज भारत में यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का नंबर 2 स्टील प्रोड्यूसर है और इसी लोक कल्याण की भावना के कारण बीते कुछ वर्षों में भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। सम्मेलन के दौरान अलग अलग देशों के स्पीकर्स ने अपने अनुभवों को साझा किया, जिससे ये सीखने को मिलेगा कि तकनीक और डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करके सदन की कार्रवाई को जनता के और करीब कैसे लाया जा सकता है। सम्मेलन के एजेंडे में समानता और समावेशी प्रतिनिधित्व जैसे विषय पर काफी ये चर्चा ऊपर रही। इसमें चर्चा होगी कि कैसे समाज के हर तबके, खासकर युवाओं और महिलाओं की आवाज को संसद के भीतर और अधिक प्रभावी बनाया जाए। राष्ट्रमंडल देशों का ये समूह एक ऐसा मंच है जहां साझा इतिहास वाले देश अपनी शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एकजुट होते हैं। दिल्ली में हो रहा यह मंथन आने वाले समय में कई देशों के विधायी ढांचों में बढ़े सुधारों का आधार भी बन सकता है। भारत में लोकतांत्रिक संवाद, सहयोग और साझा मूल्यों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं, जहां हम संसदीय लोकतंत्र की
सर्वोत्तम प्रथाओं, नई पहलों और अनुभव को साझा करेंगे। भारत के प्रत्येक नागरिक की लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित किए। इससे लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है। संसद और सरकार के साझे प्रयासों से हमने कई अनावश्यक कानूनों को हटाया है, नए कल्याणकारी कानून बनाए, जनता की अपेक्षाओं के अनुसार नीतियां बनाई है। इसका परिणाम है कि आज हम विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण के लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ रहे हैं। सुरक्षा और व्यवस्था के लिहाज से पूरी दिल्ली में अलर्ट है। सम्मेलन स्थल को बेहद आधुनिक तरीके से सजाया गया है। ये 3 दिनों तक चलने वाला आयोजन है, जिसमें उद्घाटन के बाद अलग अलग तकनीकी सत्र होंगे। भारत की कोशिश है कि सम्मेलन के जरिए वो दुनिया को ये दिखा सके कि हमारी लोकतांत्रिक परंपराएं कितनी गहरी और लचीली हैं। उद्घाटन सत्र के साथ ही आज से वैश्विक लोकतंत्र के एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। 3 दिवसीय सम्मेलन में आज से 16 जनवरी 2026 तक चलेगा। इसे कॉमनवेल्थ इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आयोजन माना जा रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इसकी अध्यक्षता भी कर रही हैं। देश की सबसे अमीर नगर पालिका यानी बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के लिए आज वोट डाले गए। सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ ये लोकतांत्रिक पर्व शाम 5:30 बजे खत्म होगा। मुंबई की 227 सीटों के साथ साथ पुणे, ठाणे और नागपुर जैसे बड़े शहरों का भविष्य अब ईवीएम में कैद हो रहा है। साल 2022 में शिवसेना के विभाजन के बाद ये पहला मौका है जब उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की सेना आमने सामने है। सबकी नजरें कल यानी शुक्रवार को आने वाले नतीजों पर हैं, जो ये तय करेंगे कि मुंबई का असली बॉस कौन होगा। मायानगरी मुंबई में आज सुबह से ही पोलिंग बूथ पर सितारों और दिग्गजों का जमावड़ा लगा था। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, जॉन अब्राहम और गीतकार गुलजार जैसे सेलिब्रिटी अपनी जिम्मेदारी निभाने पहुंचे। फिल्म मेकर किरण राव, हेमा मालिनी और दिव्या दत्ता ने कतार में लगकर वोट डाला और मुंबई करों से वोटिंग की अपील की। इसके अलावा सियासत के तमाम जो धुरंधर हैं, जिसमें नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, राज ठाकरे, संजय राउत, प्रियंका चतुर्वेदी ने भी परिवार के साथ मतदान किया। बीएमसी की वोटिंग है और मुंबईकर होने के नाते मैं हमारी रोजमर्रा जिंदगी के लिए आज का दिन है जब रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में आता है। सो मैं यही कहूँगा, सारे मुंबई वालों को कहूँगा आके वोट जरूर करें। रादर कि हम कंप्लेन करते हैं कि पानी नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा, रोड ठीक नहीं है, कचरा है, ये है वो है। इट्स नाउ आवर टर्न, हम सबको आना चाहिए और हो सके सारे के सारे आने चाहिए ताकि हम वोटिंग करके सही मतदान सही बंदा चुन सकें। बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि ये मौका ऐसा है जहाँ पे आपको अपना ओपिनियन आप मतदान के जरिए आप एक्सप्रेस कर सकते हो और जो आप चाहते हो उसमें एक एक बूंद, हम जैसे कहते हैं कि एक एक बूंद इम्पोर्टेंट होता है। तो ये अगर रिजल्ट जो आप चाहते हो वो अगर रियलाइज करना है तो हर एक इंसान को आके मतदान करना चाहिए। वहीं इस चुनाव में गठबंधन की जंग काफी दिलचस्प रही। भाजपा शिंदे गठबंधन ने जहां पूरी ताकत झोंकी, वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने राज ठाकरे की मनसे के साथ तालमेल किया। कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी भी इस दौड़ में मजबूती से शामिल दिखे। बीएमसी की 227 सीटों के लिए करीब 1700 उम्मीदवार मैदान में रहे, जिनके लिए 1 करोड़ से अधिक मतदाताओं को अपना फैसला सुनाना था। महिला मतदाताओं के लिए बनाए गए खास पिंक पोलिंग बूथ और बुजुर्गों की मदद के लिए तैनात विशेष टीमों ने चुनाव प्रक्रिया को और भी ज्यादा सुगम बनाया। इस बार की वोटिंग प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिला। मुंबई में जहां पर एक वोटर ने एक ही वोट डाला, वहीं बाकी 28 नगर निगमों में मल्टी मेंबर वार्ड सिस्टम के तहत लोगों ने 4 वोट दिए। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य वार्ड स्तर पर विकास योजनाओं को और भी प्रभावी तरीके से लागू करना। 2017 के बाद लंबे समय तक टले इन चुनावों ने महाराष्ट्र की राजनीति में नई गर्माहट पैदा कर दी है। अब देखना यह होगा कि कल जब मतगणना शुरू होगी तो मुंबई की जनता किसके सिर पर जीत का ताज सजाती है।
आज जयपुर का सागर शक्ति स्टेडियम भारतीय सेना के शौर्य का गवाह बना। सेना दिवस के खास मौके पर आयोजित परेड में जवानों के कदम ताल और बैंड की धुन ने वहां पर मौजूद हर एक शख्स में जोश भर दिया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने परेड की सलामी ली और वीरता पुरस्कारों से जवानों को सम्मानित किया। इस साल दिल्ली से बाहर जयपुर में ये आयोजन करना खास है क्योंकि राजस्थान की मिट्टी का सेना और बलिदान से पुराना रिश्ता है। कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण सेना का शक्ति प्रदर्शन रहा। मैदान पर T-90 भीष्म टैंक की दहाड़ और आकाश में रुद्र और ध्रुव हेलीकॉप्टर्स की कलाबाजियों ने दुश्मनों को कड़ा संदेश दिया। इसके अलावा सेना के जाबाज पैरा कमांडोज ने आसमान में छलांग लगाकर अपनी ताकत दिखाई। स्वदेशी तकनीक से बने हथियारों और ड्रोन सिस्टम का प्रदर्शन कर सेना ने यह साफ कर दिया कि भारत अब रक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना दिवस के मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए देश के वीर जवानों को खास सलाम भेजा। उन्होंने भारतीय सेना के बेमिसाल साहस और उनके फौलादी इरादों की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे सैनिक निस्वार्थ सेवा की सबसे बड़ी मिसाल हैं, जो हर मुश्किल हालात में अडिग रहकर देश की सरहदों की रक्षा करते हैं। पीएम ने आगे लिखा कि सैनिकों के भीतर कर्तव्य की जो अटूट भावना है वो पूरे देश में विश्वास और सम्मान जगाती है। साथ ही उन्होंने उन महान बलिदानियों को भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जिन्होंने देश की खातिर अपनी जान न्यौछावर कर दी। जयपुर में भव्य परेड के दौरान जवानों का अनुशासन उनकी वेशभूषा देखते ही बन रही थी। अलग अलग रेजिमेंट के जवानों ने जब एक साथ मार्च पास्ट किया तो पूरा स्टेडियम भारत माता की जय और सेना जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। इस मौके पर खासतौर पर डोगरा रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट के बैंड्स ने अपनी सुरीली और जोश भरी धुन से समा बांध दिया। जयपुर के नागरिकों के लिए भी ये ऐतिहासिक पल था जब उन्होंने अपनी सेना को इतने करीब से देखा। तो सेना प्रमुख ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय सेना हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है, चाहे वो सीमा पर तनाव हो या आधुनिक युद्ध की तकनीक हो। उन्होंने खास तौर पर तकनीक के इस्तेमाल और युवाओं को सेना से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। जयपुर में हो रहे इस कार्यक्रम के जरिए दक्षिण पश्चिमी कमान की ताकत को भी दुनिया के सामने रखा गया, जो सामरिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सेना दिवस के खास मौके पर आज शाम आयोजित होने वाली शौर्य संध्या बेहद भव्य और जोश से भरी होने वाली है। इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के जाबाज जवान अपनी हैरतअंगेज कलाबाजियों और शौर्य का प्रदर्शन करने वाले हैं, जिसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इस शाम का मुख्य आकर्षण सेना के अलग अलग रेजिमेंट्स का मार्शल आर्ट्स प्रदर्शन, जाबाज घुड़सवारी और सेना के बैंड की वो धुनें होंगी जो फिजा में देशभक्ति का रंग घोल देंगी। यह आयोजन सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि ये हमारी सेना की उस ताकत और अनुशासन की एक झलक है जो दुश्मन के छक्के छुड़ाने का दम रखती है। इस शाम के जरिए पूरा देश एकजुट होकर अपने उन हीरोज को सम्मानित करता है जो हमारी चैन की नींद के लिए सरहदों पर जागते हैं। शाम के वक्त एट होम फंक्शन और लेजर शो का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें राजस्थान की संस्कृति और सैन्य वीरता का संगम देखने को मिलेगा। पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और लोगों में इस कार्यक्रम को लेकर भारी उत्साह भी है। जयपुर में हो रहे इस ऐतिहासिक आयोजन से न केवल सेना का मनोबल बढ़ाया बल्कि राजस्थान के गौरव को भी नई ऊंचाई दी है।